नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंवर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची की जारी। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में 15 नाम। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लोगों को लगा एक और बड़ा झटका। सुक्खू सरकार ने 2 साल से खाली चल रहे हजारों पदों को किया खत्म। वायु प्रदूषण से बेहाल दिल्लीवासी। अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ AQI लेवल। बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत। इजरायल ने ईरान के तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांत पर किया हमला। सीमित शहरों में नुकसान की खबर। ईरान ने हमले के बाद एयर स्पेस को खोला। और खेल की खबरों में पुणे टेस्ट में भारत ने 359 रन के लक्ष्य के जवाब में खोया 1 विकेट। रोहित शर्मा 8 रन के स्कोर पर हुए आउट। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची को जारी किया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश यादव भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरौल सीट से गणपतराव पाटिल और रालेगण से वसंत पुरके को उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी है, जहां 23 उम्मीदवारों को मौका मिला है। ऐसे में कांग्रेस ने 71 नामों का ऐलान किया। चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को है, जबकि मतों की जो गिनती है वो 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने आज अपने मुखपत्र सामना में दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा SC से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और कई लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां सैलरी और बिजली विवाद के बाद राज्य के युवाओं को बड़ा झटका लगा। सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं को लगातार सुक्खू सरकार झटके दे रही है। अब ताज़ा आदेश भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बीते 2 साल में खाली चल रहे सभी सरकारी पदों को खत्म कर दिया। नए आदेश के मुताबिक हिमाचल में 2 साल या इससे अधिक समय से विभागों में चल रहे सभी खाली पद खत्म कर दिए गए। इस फैसले से सीधा एक साथ हजारों नौकरियां खत्म कर दी गई। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। वॉशिंगटन DC में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। बैठक से इतर वित्त मंत्री ने अपने जर्मन समकक्ष क्रिस्टिन डियर लिंडर से भी मुलाकात की है। लिंडर ने सीतारमण को एक बार फिर सरकार बनने और FATF द्वारा भारत के हालिया अनुकूल मूल्यांकन पर बधाई दी। दोनों मंत्रियों ने भारत जर्मनी सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने भारत की गिफ्ट सिटी को वैश्विक निवेशों का हब बनने का सुझाव दिया। दोनों नेताओं और उनके प्रतिनिधियों ने वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे विषयों पर भी विशेष सहयोग को लेकर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लिंडर को कहा कि क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए जर्मन विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, इसलिए कई बड़े जर्मन विश्वविद्यालय भारत की गिफ्ट सिटी में अपने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांच कैंपस खोल सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रायपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल रमेन डेका ने गायत्री नगर रायपुर स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों सहित देशवासियों की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा और मंदिर समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।
उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली में 2 दिन तक तनावपूर्ण स्थिति के बाद आज बाजार खुल गए। रात भर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। आज मुख्य बाजार में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। गुरुवार रात को ही डीएम ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी। इस मामले में अब तक 8 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिले की बदलती डेमोग्राफी और अवैध मस्जिदों के विरोध में धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने 4 नवंबर को महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया है। दिवाली से पहले जयपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर को से 2 टर्मिनल ऑपरेशनल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 अक्टूबर को जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे, जो 27 तारीख से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऑपरेशनल होगा। मौजूदा वक्त में काम आ रहा टर्मिनल 2 फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को केटर कर रहा है। से बाद जयपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आम यात्रियों के लिए खुलने जा रहा है। 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसे शुरू करने वाले हैं। यहाँ 15 लाख यात्री भार का टर्मिनल तैयार किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काम आएगा। इसे राजस्थानी संस्कृति में सजाया गया है। देश में उड़ान योजना के तहत जहां छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ने पर रफ्तार से कवायद की जा रही है, ताकि हवाई यात्रा को किफायती और आम आदमी के लायक बनाया जा सके, तो वहीं देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की तस्वीर भी अब निखरने लगी है। देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्टों में से एक जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। यहां पर अब नए टर्मिनल भवन की शुरुआत होने जा रही है। विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक उड़ान योजना, जिसके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि पूरे भारत के वो इलाके जो अभी तक लोगों के द्वारा नहीं देखे जा सके हैं, उनका भी पर्यटन को विकसित किया जा सके और उनको हवाई सेवाओं के माध्यम से जोड़ा जा सके। इसी उड़ान योजना के क्रम में जयपुर के अंदर आने वाली 27 तारीख से हवाई अड्डे के ऊपर विकास करने के बाद 2 टर्मिनल जो है वो यात्रियों की सेवार्थ चालू रहेंगे, जिसमें टर्मिनल 1 के ऊपर विदेश जाने वाली उड़ान यात्राएं ऑपरेशनल हो पाएंगी तथा टर्मिनल 2 के ऊपर स्वदेशी उड़ान जो है वो ऑपरेशनल हो पाएगी। जयपुर में मौजूदा समय में टर्मिनल 2 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों को सेवा दे रहा है, लेकिन अब व्यवस्था बदल जाएगी। 27 तारीख से टर्मिनल 2 सिर्फ घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए काम में लिया जाएगा। टर्मिनल 1 को राजधानी संस्कृति को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अब जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में और अधिक आसानी होगी। यात्रियों को अब 2 अलग अलग टर्मिनलों में जाने की जरूरत नहीं होगी। टर्मिनल 2 पे घरेलू उड़ान भरेंगे और टर्मिनल 1 पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी और यात्रियों को इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे अलग अलग बंटवारा होने से भीड़ भाड़ और 14 यहाँ काउंटर लगाए गए, जिससे यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। और जो इसको राजस्थानी गौरवशाला परंपरा से सजाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री यहाँ आते हैं उनको राजस्थान की गौरवशाली परंपरा देखने को मिलेगी। जो भी आसपास के होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, इनमें काफ़ी अच्छा बिजनेस का प्रमोशंस होंगे, अच्छे लोग आएंगे, ठहरेंगे, ऑक्यूपेंसी अच्छी रहेगी, तो बिजनेस वाइज तो ये आसपास में अच्छे होटल्स का अच्छा फायदा मिलेगा। बता दें, बीते कुछ सालों में जयपुर में हवाई यातायात में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नया टर्मिनल भवन खुलने से जहां जयपुर एयरपोर्ट के यात्री क्षमता में बढ़ोतरी होगी, तो साथ ही यहां आने वाले यात्रियों की सेवाओं में और उनकी गुणवत्ता में भी खास तौर पर सुधार किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और शिवसेना उद्धव गुट ने भी 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शेराज रुके हैं। शिशिर, तो जिस तरह से सूचियां जारी की जा रही हैं, अब कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो ये खबरें आ रही थी, कहीं ना कहीं आंतरिक कलह है वो छटता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो सूची जारी की गई है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हुआ है तमाम दलों का इसमें?
बिल्कुल, देखिए आजकल इस वक्त अगर बात करें तो दिन ब दिन जो है जो बाकी बची हुई सीट्स है उस पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। आज शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें 15 जो उम्मीदवार है उनकी सूची जो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा घोषित की गई है, जिसमें मुंबई समेत बाकी अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है उनके उम्मीदवार की घोषणा की है। तो वही कांग्रेस ने भी कुछ ही मिनटों पहले जो है 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची आज जो है उन्होंने घोषित की है। इसमें मुंबई, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र की कुछ सीटों का समावेश किया गया है। हालांकि जैसे हमने पहले कहा था कि कल शाम को कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने जो मीडिया से बाइट दिया था दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली में कांग्रेस नेता है उनसे बातचीत करने के बाद अब जो है नया फॉर्मूला हुआ है 90-90-90, मतलब महाविकास आघाड़ी में तीनों पार्टियों को 90 सीट दी जाएंगी। इससे पहले ये फॉर्मूला 85-85-85 का था, लेकिन अब जो है 270 सीटों जो है उनका जो एक गणित है वो सुलझ चुका है और 18 सीटें जो है वो अब जो बाकी छोटे दल है महाविकास आघाड़ी के, जिसमें सपा भी है, लेफ्ट पार्टीज़ है, उनमें जो है ये 18 सीटें बांटी जाएंगी। लेकिन अभी सवाल इसमें ये हो रहा है कि अगर 270 सीटों पर तीनों प्रमुख पार्टियां लड़ रही है तो ऐसे में कौन सी सीट कौन सी पार्टी को जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसका भी जवाब जो है धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अब तक पूरी लिस्ट सामने नहीं आई है किसी भी पार्टी की, फिर चाहे वो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हो, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की दूसरी लिस्ट हो, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे लिस्ट जो है सामने आ रही है। अभी जो इस वक्त आंकड़ा वो ये है कि अब तक ज़्यादा सीटें जो थी वो महायुति ने जो है वो डिक्लेयर की थी, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा जो है सीटों के घोषणा में वो ज़्यादा है। हालांकि महायुति द्वारा भी ये कहा गया था कि जल्द से जल्द महायुति की बाकी सीटों का भी ऐलान किया जाएगा। 10 सीटों के ऊपर पेंच फंसा था, इस प्रकार का बयान हमने देखा फडणवीस ने दिया था, और 278 सीटों पर जो है मामला सुलझ चुका है। आज जब हमने बात की एनसीपी नेता सुनील तटकरे से महायुति के, तो उन्होंने कहा कि आज या कल तक जो है ये स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आज महायुति के नेता की बैठक होगी नेताओं की, और उसके बाद जो है उसके बारे में घोषणा किए जाने की उम्मीद है, और इसीलिए आज और कल तक जो है महायुति में भी क्या फॉर्मूला होगा, कितनी सीटें किसको दी जाएगी, ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हालांकि बात आंकड़े की हम करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि उस पार्टी पर उम्मीदवार कौन होंगे इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और आने वाले कुछ 2-3 दिनों में जो है इसके पर फैसला लिया जाएगा। सोमवार और मंगलवार जो आखिरी 2 दिन है नॉमिनेशन फाइलिंग करने के, हमें उम्मीद है कि इन 2 दिनों में जो है जो बाकी बचे हुए सूची के नाम है वो हमारे सामने आएंगे। जी अच्छा, और साथ ही अगर हम देखें तो सबसे चौंकाने वाला आप नाम इसमें कौन सा देखते हैं सूची में? देखिए आज की जो सूची जो कांग्रेस द्वारा निकाली गई है उसमें एक नाम है, वो है अनुजा केदारे। अनुजा केदारे की अगर बात करें तो वो सुनील केदार की पत्नी है, जो कि सावनेर विधानसभा, विदर्भ का सावनेर विधानसभा क्षेत्र से जो है सुनील केदार कांग्रेस के टिकट पर लड़ते आए, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उनकी पत्नी को टिकट दिया है। ये इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सुनील केदार को जो है एनडीसीसी मतलब नागपुर डिस्ट्रिक्ट जो बैंक है उसमें घोटाला हुआ था। उस घोटाले में जो है उनको जो है सज़ा सुनाई गई थी कोर्ट द्वारा, और इसीलिए उनकी जो विधायक का पद है वो भी उनसे छीन लिया गया था। वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे ये विधानसभा का जो इलेक्शन है। ऐसे में कांग्रेस ने उनकी पत्नी जो है अनुजा केदार को जो है इस बार टिकट दिया गया है। जी चलिए, आप नज़र बना के रखिएगा इन चुनावी सरगर्मियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा, पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिल पा रही। कई स्थानों पर AQI 350 के पार पहुंच गया। आनंद विहार में AQI 364 पर पहुंचा। वहीं इंडिया गेट के आसपास AQI 237 पर है, जो कि खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं अक्षरधाम इलाके में भी AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह से ही पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और NCR के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन। तो आप देख सकते हैं एम्स, अक्षरधाम, लोधी रोड, इंडिया गेट, सभी जो इलाके हैं उसका यही हाल है। और दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। अमरेंद्र, क्या हो रहा है ये दिल्ली में कि हर साल का हम कह सकें कि रवायत बन गई है कि इस महीनों में, जो ये महीने आते हैं, तो स्मॉग की समस्या से दिल्ली को दो चार होना पड़ता है और सांस लेना दूभर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आंचल, ये बहुत ही गंभीर और संजीदा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 सालों के दौरान अगर देखें पुराना इतिहास, तो अक्टूबर आते आते दिल्ली की आबो हवा खासी जहरीली हो जाती है, जहां सांस लेना भी दूभर हो जाता है। इतनी गंभीर हवा है, जो AQI लेवल है लगातार दिल्ली का ग्रेप 2 में बना हुआ है। और ग्रेप 2 का जो ये आंकड़ा है आंचल 300 से 400 के बीच में, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है ये आंकड़ा, लेकिन अगर 2 दिन पहले से देखें तो 500 इलाके कई रेड जोन में पहुंच चुका है, यानी कि फिर भी अभी भी ग्रेप 2 में बना हुआ है। ऐसे में लगातार लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और जो इस मामले को लेकर जो सबसे गंभीर, जो कल अगर देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के जो DG हैं डॉक्टर अतुल गोयल, स्वास्थ्य महानिदेशक, उन्होंने एक पत्र लिखा है और उसमें बाकायदा उन्होंने ये बताया है कि ये खासी गंभीर समस्या है। ऐसे में लोगों को खासी सावधानियां बरतनी होगी। उन्होंने बाकायदा ये अपील की है कि वो लोग घर से ज़्यादा ना निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दिवाली आ रही है तो पटाखे न जलाएं, पराली जलाने से रोक लगाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने इंडिकेट दिया, क्योंकि ये आने वाला समय जो वायु प्रदूषण गुणांक है वो लगातार बढ़ेगा और दिवाली तक स्थितियां और बढ़ेंगी। ऐसे में जो दिल्ली सरकार है उसने भी अब कुछ प्रावधान स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें रेड लाइट पे, जब रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी ऑफ करके एक कॉन्सेप्ट है कि अपनी गाड़ियां बंद करिए। और उसके अलावा भी दिल्ली सरकार के जो परिवहन और पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी कई निर्देश जारी किए हैं। और खासकर सबसे अच्छी एक बात जो अभी देखने को मिल रही है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली में AQI लेवल बढ़ रहा है, ऐसे में स्कूल में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेके खासी चिंता है पेरेंट्स को। तो स्कूल जो है अब ऑनलाइन मॉडल पे बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन स्टडी की जाए, जो छोटे बच्चे हैं खासकर उनके लिए। तो वो भी एक प्लानिंग है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार ने एक लेटर लिखा है जिसमें क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने की बात की गई है। लगातार जो सड़कों पर जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, धूल ना हो, और सड़कों में जो भीड़ है, जो ट्रैफिक है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस बहुत अलर्ट पे है। और दिल्ली पुलिस बाकायदा चेकिंग कर रही है और हर वाहन का जो प्रदूषण लाइसेंस है, जो प्रदूषण सर्टिफिकेट है, उसको चेक किया जा रहा है। और साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो बाहर की गाड़ियां हैं उनको ना आने दिया है। ये तो उपाय किए जा रहे हैं गंभीरता को देखते हुए, बिल्कुल। लेकिन आंचल, सबसे बड़ा सवाल एक जो बहुत अहम है कि आखिर क्यों अब तक दिल्ली सरकार नहीं जागी इतने सालों से, क्या वजह है कि दिल्ली सरकार नहीं जागती और लास्ट मोमेंट पे आके जब केंद्र सरकार अपील करता है तो दिल्ली सरकार एक्टिव होती है, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब वो आए दिन आकर बयानबाजी करती है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए हरियाणा और यूपी जिम्मेदार है, जो उनकी कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान उठाता है। बिल्कुल, ये सवाल बहुत मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को इतने कम समय में हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां बात होगी इजराइल की, जिसने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके 3 प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांत में की गई एयर स्ट्राइक में कुछ जगहों पर सीमित नुकसान की बात को भी माना है। यह हमले 3 चरणों में किए गए। इजराइल ने बताया कि एयर स्ट्राइक कर विमानों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। साथ ही कहा कि
हमें हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। एहतियात के तौर पर ईरान ने सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी थी, लेकिन अब उसने अपने एयर स्पेस को खोल दिया। उधर इराक में अगले आदेश तक उड़ानें कैंसिल कर दी गईं। इजरायल ने सीरिया पर भी हवाई हमला किया था। हालांकि इस हमले की अमेरिका को पहले से ही जानकारी थी। अमेरिका ने कहा था कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है और ईरान पर हमले में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। दिवाली और छठ के पर्व को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली के द्वारका में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और कई जगहों पर पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह की अगुवाई में तमाम जिलों के एसएचओ बाजारों में पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने लोगों से अपील की कि कोई भी लावारिस वस्तु या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर शक हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदान जारी है। उसके साथ ही मतदाता कई संघीय, राज्य और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी मतदान कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता शुभेंदु घोष ने पोम्पानो बीच सिटी में कमिश्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे भारतीय अमेरिकी उम्मीदवार साजन कुरियन से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। फ्लोरिडा में यूएस के राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग है, अर्ली वोटिंग है, वो जारी है। इस समय प्रेसिडेंशियल पोजीशन के अलावा काफी फेडरल, स्टेट और लोकल बॉडीज के लिए भी यहाँ इलेक्शंस जारी हैं। मेरे साथ एक इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट हैं, साजन कुरियन, जो पोम्पानो बीच कमिश्नर की पोजीशन के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। साजन, सबसे पहले अपने इंडियन अमेरिकन रूट्स के बारे में थोड़ा बताइएगा हमें और ये पोजीशन जिसके लिए आप कंटेस्ट कर रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम साजन है। अभी यहाँ सिटी कमिश्नर की चुनाव के लिए लड़ रहा हूँ मैं। अभी राइट नाउ देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द सिटी कमीशन एंड द पीपल। सो यहाँ के एक नॉन पार्टिसन सीट में मैं लड़ रहा हूँ। तो हमारे पारंपरिक में मेरा फादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। आई वाज बोर्न इन गोवा, ग्रो अप इन मुंबई। पेरेंट्स आर फ्रॉम डाउन साउथ, फ्रॉम केरला। सो आई थॉट ये है एक मौका है हमारे आम जनता के लिए, हमारे अमेरिकन जनताओं के लिए, हमारे इंडियन हेरिटेज को रिप्रेजेंट करे, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। जी साजन, थोड़ा बताइएगा क्या मायने हैं एक इंडियन अमेरिकन होने के नाते यहाँ चुनाव लड़ना। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी काफी प्रभुत्व है, लेकिन सिविक और पॉलिटिकल लाइफ में हम उन्हें उतना नहीं देखते। आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा है? हम यहाँ के API बोलते हैं, एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर। मैं काफी सालों से, आई हैव बीन हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 1991 नवंबर। एंड काफी मुश्किल है हमारे लोग के लिए आगे बढ़ना, लेकिन जारी रहना ही है, क्योंकि वी हैव टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर एंड। एंड लाइक व्हाट वी सी अराउंड इवन दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट। सो इट विल बी अ ह्यूज डिफरेंस फॉर और हमारे इंडियन कम्युनिटी नहीं तो एशियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। डीडी न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद। साजन कुरियन, इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट, यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हैं। बता रहे थे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, मायामी। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की हलचल के बीच डीडी न्यूज की टीम फ्लोरिडा के टाउन डेवी पहुंची। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1 दशक पहले किया था। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष ने वहां पहुंचकर लोगों से बात भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज करते हुए डीडी न्यूज की टीम पहुंची है टाउन डेवी, फ्लोरिडा में। इस शहर में काफी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यहाँ हमने एक महात्मा गांधी की प्रतिमा देखी, करीब 7 फुट लंबी ये प्रतिमा। इसका इनॉग्रेशन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये प्रतिमा आज यहाँ की कम्युनिटी और जीवन का एक अभिन्न अंग है। गांधी जी की जो प्रतिमा है, स्टैचू है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द कम्युनिटी? It holds a great value for us, especially for the Indian community. जब भी हम गांधी जी की स्मारक पर जाते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि जो उन्होंने भारत देश के लिए संघर्ष किया है, उसके हम बहुत आभारी हैं। और जो यहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी है, अमेरिकन पीपल, दे वैल्यू गांधी जी मोर देन वी इंडियंस डू। जब वो गांधी के जी के बारे में बोलते हैं, उनको जैसे इट इज ऑल नॉन वायलेंस। The whole world is in a mess right now. When there's peace is needed and all this, then non-violence is the thing key to success. So Gandhi ji की
जब भी कुछ होता है गांधी जी को याद करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा पीस हो जाए। गांधी जी की प्रतिमा के क्या मायने हैं आपकी कम्युनिटी के लिए? गांधी जी का स्टैचू देखकर ये है कि हमारे देश का इस देश में रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है। लोकल्स बताते हैं कि इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उनका मानना है कि महात्मा गांधी की ये प्रतिमा उन्हें गांधी जी के संस्कार और विचारों की याद हमेशा दिलाता रहेगा। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, देवी। और अब बात पूर्ण टेस्ट की, जिसके तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए ताज़ा समाचार मिलने तक 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक बनाया। कप्तान रोहित शर्मा केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।